डोडो टीवी। रात का समय था। 12 बजने में बस कुछ ही समय बचा था। टैक्सी ड्राइवर रंजीत भागता हुआ टैक्सी स्टैंड में आया और अपनी टैक्सी में बैठ गया। रंजीत बहुत जल्दी में था। उसे इतनी जल्दी में देख वहां पास ही खड़े उसके एक साथी ने पूछा, अरे क्या चचा, पूरे दिन तो तुम्हारी टैक्सी खड़ी रही और अब घर जाने के टाइम पे टैक्सी चलाने आए हो? तुम्हारा भी कुछ समझ नहीं आता चचा। तुम्हारे लिए क्या सूरज रात में निकलता है? हाँ भाई, बस यही समझ लो। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। मुझे एक ऐसी सवारी मिल गई है जो ठीक रात 12 बजे पुराने कब्रिस्तान के सामने खड़ी रहती है। मुझे उसे बस 1 किलोमीटर दूर बंगला नंबर 104 में छोड़ना होता है, जिसके बदले वो मुझे 5,000 रुपए देती है। क्या कहा चाचा? 1 किलोमीटर के 5,000 रुपए? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? इतने पैसे तो मैं पूरे हफ्ते में भी नहीं कमा पाता हूँ। अरे मैं क्यों मजाक करने लगा भाई। बस उसकी कुछ शर्तें हैं जो मुझे माननी पड़ती हैं। पहली ये कि मुझे उसका चेहरा नहीं देखना है, और दूसरी ये कि उससे कोई सवाल नहीं पूछना है। अगर मैंने उसकी ये शर्तें नहीं मानी तो मेरे साथ बुरा हो सकता है, लेकिन मुझे उसके चेहरे से क्या पड़ी है। मुझे तो बस पैसों से मतलब है, इसलिए मैं उसकी मंजिल पर छोड़कर पैसे लेकर वापस आ जाता हूँ। ठीक है भाई, तुम घर जाओ, मैं चलता हूँ। मेरी सवारी आने का वक्त हो गया है। रंजीत अपनी टैक्सी लेकर निकल गया। फिर अगली सुबह बंगला नंबर 104 के सामने पुलिस को एक लाश मिली जो पूरी तरह कुचली हुई थी। पुलिस की छानबीन में पता चला कि वो लाश टैक्सी ड्राइवर रंजीत की थी। रंजीत की मौत इतनी रहस्यमयी थी कि पुलिस भी उसकी मौत की वजह का पता नहीं लगा पाई। कुशल को भी रंजीत चाचा की मौत का दुख हुआ, लेकिन फिर उसे रंजीत चाचा की वो बात याद आई। रंजीत चाचा तो अब नहीं रहे, तो उनकी वो सवारी को आज किसी दूसरे टैक्सी ड्राइवर की जरूरत तो होगी ही। तो क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठाऊं? ये सोचकर कुशल रात होते ही अपनी टैक्सी लेकर कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। रास्ता बड़ा ही सुनसान था। तभी उसे कब्रिस्तान के सामने एक लड़की काले कपड़े पहने खड़ी हुई दिखाई दी। अंधेरे में उस लड़की का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लगता है यही वो लड़की है, लेकिन रंजीत चाचा ने कहा था कि इस लड़की की शक्ल नहीं देखनी है। कुशल ने सबसे पहले कार का रेयर व्यू मिरर कपड़े से ढक दिया और खुद भी उस लड़की से मुंह फेर लिया। कुशल ने टैक्सी ले जाकर उस लड़की के पास खड़ी कर दी और बोला, मैडम, आप जरूर रंजीत चाचा की टैक्सी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन वो नहीं आएंगे क्योंकि कल रात उनकी किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है, इसलिए उनकी जगह मैं आया हूँ। मुझे उन्होंने आपकी सारी शर्तें बताई हैं। मुझे आपका चेहरा नहीं देखना है और आपसे कोई सवाल नहीं करना है, और आपको बंगला नंबर 104 में छोड़ना है। कुशल की बात सुनकर वो लड़की उसकी टैक्सी में आकर बैठ गई। कुशल ने टैक्सी स्टार्ट की और बंगले की तरफ चल पड़ा। मैडम, बुरा न माने तो आपसे एक सवाल करूं? आप हर रोज कब्रिस्तान क्यों आती हैं? तुम शर्त भूल रहे हो। चुपचाप गाड़ी चलाओ। माफ करना मैडम, वो क्या है ना कि टैक्सी चलाते वक्त सवारियों से बातें करने की आदत सी हो गई है, लेकिन मैं ये आदत बिल्कुल बदल दूंगा। इतने में टैक्सी बंगले तक पहुंची। उस लड़की ने कुछ बोले बिना ही 5,000 रुपए कुशल की तरफ आगे किए। वो पैसे देखकर कुशल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कुशल ने पैसे लिए, फिर वो लड़की टैक्सी से उतरकर बंगले की तरफ चल दी। कुशल भी अपनी टैक्सी लेकर घर चला आया। कुशल शहर में एक किराए के घर में अपने छोटे भाई पवन के साथ रहता था। पवन शहर में कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। पवन, ये ले 5,000 रुपए। तुझे कॉलेज की फीस भरनी थी ना? ये क्या भैया, मैंने आपको मना किया था ना कि किसी से पैसे उधार मत लेना, फिर भी आपने उधार क्यों लिया? अरे पवन, ये पैसे मैंने उधार मांगकर नहीं लिए हैं, ये तो मेरी आधे घंटे की कमाई है। कुशल ने पवन को सारी बात बताई। दोनों भाई के तो जैसे खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। फिर कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा।
कुशल हर रात उस लड़की को कब्रिस्तान से उस बंगले तक छोड़ता और पैसे लेकर घर चला आता। कुछ ही दिनों में उसके पास काफी सारे पैसे जमा हो गए। फिर एक रात अचानक कुशल की तबीयत बहुत खराब हो गई, लेकिन फिर भी कुशल अपना काम करने जाने लगा। तभी पवन ने उसे रोका और कहा, भैया आपकी तबीयत बहुत खराब है, आज आप काम पर मत जाइए, आपकी जगह मैं काम पर चला जाता हूँ। फिक्र मत कीजिए, मुझे सारी शर्तें पता है, मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगा। ठीक है पवन, लेकिन याद रखना, गलती से भी उस लड़की का चेहरा मत देखना। मेरे भाई, उसका चेहरा बिल्कुल मत देखना। हाँ भैया, मैं समझ गया, अब मैं चलता हूँ। पवन टैक्सी लेकर निकल गया। वो कब्रिस्तान पहुंचा और उस लड़की से अपना मुंह फेरकर उसके पास टैक्सी खड़ी कर दी। पवन ने सबसे पहले कार का रेयर व्यू मिरर कपड़े से ढक दिया, फिर बोला, मैडम, आज मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जगह मैं आया हूँ। मुझे आपकी सारी शर्तें मालूम है। ये सुनकर वो लड़की पवन की टैक्सी में बैठ गई। पवन उस लड़की को उसकी मंजिल तक ले गया। मंजिल को देखकर पवन एक पल के लिए चौंक सा गया। बंगला नंबर 104 को देखकर पवन को जैसे कुछ याद आ गया हो, मगर इतने में ही वो लड़की गाड़ी से नीचे उतर गई। उस लड़की ने पवन को पैसे भी नहीं दिए। तभी पवन ने कार से उतरकर उसे रोका। मैडम रुकिए, शायद आप मुझे पैसे देना भूल गई हैं। ये सुनकर जब वो लड़की पवन की तरफ पलटी तो पवन उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। देखते ही देखते उस लड़की का चेहरा भयानक हो गया। उसके सिर के बाल सांपों की तरह हवा में उड़ने लगे। वो पूरी तरह से एक भयानक चुड़ैल में बदल गई और अपने हाथ लंबे कर अपने धारदार पंजे पवन के आर पार घुसा दिए। फिर वो चुड़ैल बंगले के अंदर चली गई। सुबह पुलिस को पवन की लाश मिली। वो बुरी तरह कुचली हुई थी। कुशल को अपने भाई की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था, लेकिन फिर भी वो उस सवारी को लेने टैक्सी लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। वो उस लड़की को अपनी टैक्सी में बिठाकर ले जाने लगा। कुशल रोता हुआ उस लड़की से बोला, मैडम, मुझे पता है मेरे भाई ने जरूर आपका चेहरा देख लिया होगा, इसलिए उसकी जान गई। मैंने तो उसे बहुत समझाया था, लेकिन वो मेरी एक नहीं माना। तुम्हारा भाई मेरा चेहरा देखने की वजह से नहीं मरा, उसने इससे भी बड़ी गलती की थी। कुछ दिन पहले समीरा बंगला नंबर 104 में रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी, पवन भी उसी कॉलेज में था। पवन ने पैसों की लालच में समीरा को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। एक रात पवन समीरा के बंगले से पैसे चुराकर भाग रहा था। तभी समीरा ने उसे देख लिया। तब गुस्से में पवन ने समीरा पर एक डंडे से वार किया और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अब का समय। तब से मैं उसकी तलाश में थी कि वो एक न एक दिन रात में बंगले में और पैसे लेने जरूर आएगा। आखिरकार मैंने उससे अपना बदला ले ही लिया। ये कहकर चुड़ैल गायब हो गई। उसे मुक्ति मिल गई। कुशल अपने भाई के किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। आप हमेशा इसी गांव में रही हैं क्या? नहीं तो, मेरी पैदाइश इस गांव की है। फिर पढ़ने के लिए मैं बड़े पापा के यहाँ शहर चली गई थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके अभी 6 महीने पहले ही लौटी हूँ इस गांव में। That's great. आपकी हॉबीज क्या क्या है? मुझे घूमना बहुत पसंद है और कुकिंग करना। ओहो, बाय द वे, खाने में क्या क्या बना लेती हैं आप? सब कुछ, और मैं लोगों को पागल भी बना देती हूँ। प्रतीक अपने माता पिता के साथ नैना के गांव उसके लिए रिश्ता लेकर आया था। गांव में रहने के बावजूद नैना के परिवार वाले काफी खुले दिल के थे। इसीलिए जब प्रतीक ने गांव के खेत खलिहान देखने की इच्छा जताई
तो माँ पापा ने नैना को ही कह दिया कि जाओ इन्हें खेत खलिहान घुमा लाओ। दोनों बातें करते करते और खेतों के नजारे देखते देखते गांव से काफी दूर निकल गए थे। आपका गांव तो काफी सुंदर है, यहाँ की हरियाली बहुत अच्छी लगी मुझे। क्या आप पहली बार आए हैं गांव? बचपन में यार जब तक नाना नानी थे ना तब तक 2-3 बार बस, उसके बाद कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। वो दोनों इसी तरह बातें करते करते एक कुएं के पास पहुंचे। वहां बहुत सारे लाल लाल टमाटर लगे हुए थे। नैना बैठकर टमाटर तोड़ने लगी और प्रतीक कुएं की मुंडेर पर बैठ गया। वो कुएं के अंदर झांकता है तो देखता है कि वो कुआं सूखा है, पर कुएं की दीवारों से पानी रिस रहा है। आपके गांव का तो कुआं भी निराला है, सूखा है या पानी वाला समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये टमाटर देखो ना कितने सुंदर हैं। ये कहकर वो प्रतीक के साथ उसी मुंडेर पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी वैसे ही अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छाने लगे, बिजली कड़कने लगी और बादल गरज गरज कर बरसने लगे। सब इतना जल्दी हुआ कि दोनों को कुछ समझ ही नहीं आया। देखते देखते कुआं पानी से भरने लगा और उफनने लगा। आपके गांव में मौसम भी ऐसी अचानक बदल जाता है क्या? मैं भी आज पहली बार देख रही हूँ ऐसा तो। चलो भागते हैं यहां से। वो दोनों भागने के लिए पीछे मुड़ते हैं, तभी एक बहुत बड़ी सी चुड़ैल अचानक उनके सामने आ जाती है और खूब जोर जोर से हंसने लगती है और बड़ी ही डरावनी आवाज में बोलना शुरू करती है। तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से थे, पर जाओगे मेरी मर्जी से। हा 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 हा। अंततः मुझे शाप से मुक्ति मिल ही गई। उसको देखकर नैना और प्रतीक उल्टी दिशा में भागते हैं। ये देखकर वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। भागते भागते दोनों खेतों के बीच में लंबी लंबी फसलों की आड़ में छुप जाते हैं। थोड़ी देर में अचानक वो चुड़ैल उनके सामने आ गई। तुम कौन हो? मैं तुम दोनों का काल। हा 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 हा। मैं पिछले कई महीनों से भूखी हूँ। आज मुझे तुम दोनों का भक्षण करके सुकून मिलेगा। भक्षण? हमारा? हमने क्या किया? हमारा कसूर क्या है? कसूर तो तुम दोनों का है। तुम दोनों यहाँ आए और मुझे शाप से मुक्ति दिलाई। तो तुम मुक्त हुई तो हमें धन्यवाद कहो ना। हमारा भक्षण क्यों करना चाहती हो? तुमने कभी घोड़े को घास से दोस्ती करते देखा है क्या? ये शापित कुआं है क्या? तुम शापित कुएं की चुड़ैल हो क्या? मैं इस कुएं की मालकिन हूँ और ये शापित कुआं नहीं, शापित मैं थी। शापित कुआं? चुड़ैल? आप क्या बोल रही हैं? अरे ये तुम लोग क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? मैं भूखी हूँ, मुझे तुम दोनों को खाना है। आप हमें खा लेना, पर पहले ये बता दो कि आप हो कौन? मतलब हो कौन? सवारी ऐसी हो गई। अब कौन सा शाप? अब निर्दोषों पर कुछ तो दया करो। तुम मुझसे दया की उम्मीद कर रहे हो? तुम्हारे गांव वालों ने तो मेरे साथ दया नहीं की थी। मैं ब्याह करके आई थी, उसी दिन मेरे पति को सांप काट लिया। वो मर गया तो मुझे अपशगुनी कहकर अनजान गांव से अंधेरी रात में बाहर निकाल दिया। मेरे बूढ़े माँ बाप पर ब्याही बेटी के लौट आने पर क्या बीतेगी?
ये सोचकर मैं वापस उनके पास नहीं जा पाई। तब मैंने इसी कुएं को अपना ठिकाना बनाया था। जिंदा थी तब तो मैं कमजोर थी, पर मरने के बाद मैं उनसे बदला लेना चाहती थी। पर मैं गांव में प्रवेश करना चाही तो गांव के तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया कि जब कोई जोड़ा आकर इस कुएं की मुंडेर पर बैठेगा तब इस कुएं से और मेरे शाप से मुक्त होगी। आज तुम दोनों यहाँ आए और मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं अपना बदला ले सकूंगी। कौन थे तुम्हारे ससुराल वाले? चौधरी जी, पान वाले। वो जिनकी दुकान गुमटी पर थी और उनका एक बेटा है जो अपंग है। हाँ, वो अपंग मेरा देवर लगता था। पर वो बूढ़ा बूढ़ी तो पहले से ही नरक भोग रहे हैं। तू सच कह रही है? हाँ। वो चुड़ैल उन्हें खाने के बजाय अपने गांव में लेकर उड़कर चली गई। अपने सास ससुर के घर जाकर देखा कि वो लोग कोढ़ से पीड़ित होकर असहाय अपनी अपनी खाट पर पड़े हैं और वो अपंग लड़का बगल में बैठकर भूख भूख कर रहा था। उन लोगों को तड़पता देखकर चुड़ैल को चैन आ गया। देख लिया आंखों से? हाँ, देख लिया और मेरे मन को सुकून भी मिल गया। इतना कहकर उसने प्रतीक और नैना को जमीन पर उतार दिया और खुद उड़कर उसी कुएं की तरफ चली गई। प्रतीक और नैना जल्दी से अपने घर की तरफ चल दिए और दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया था तो दोनों एक दूसरे से शादी करने को भी राजी हो गए। घुघरा गांव में हर साल की तरह इस साल भी इस वक्त बहुत रौनक है, क्योंकि कुछ ही दिनों में क्रिसमस आने वाला है और फिर नया साल। और गांव में सभी लोग मिलकर दोनों ही मौकों को बहुत खास ढंग से मनाया करते हैं। हमेशा की तरह ही क्रिसमस से कई दिन पहले यहां दुकानें सज गई हैं। लोग भी अपने घर में क्रिसमस ट्री को सजाने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये क्रिसमस पहले जैसा नहीं होने वाला और ना ही ये रौनक ज्यादा देर रहने वाली है। इस बात से लोग बेखबर है। क्रिसमस आने में बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं। जोसेफ और जिनी बाजार में हैं और अपने घर के लिए कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। जिनी, मुझको लगता है कि सारी शॉपिंग खत्म हो गई है और अब तो कुछ और रह भी नहीं गया है। हाँ, कुछ मोटा मोटा सामान रह गया है, वो मैं बाद में आकर ले लूंगी। अभी के लिए घर चलते हैं। दोनों घर पहुंचते हैं। इधर अपनी अपनी दुकानें बंद करके सभी दुकानदार भी घर पहुंचते हैं। रात का वक्त है। क्रिस्टल अपने घर पर सोई हुई है और तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। इस वक्त कौन होगा? शायद कोई पड़ोसी ही होगा। देखती हूँ। क्रिस्टल दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते ही क्रिस्टल डर के मारे कांपने लगती है। वो चीखना चाहती है पर चीख नहीं पाती। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अंदर आती है एक भयानक सी चुड़ैल, जिसकी आंखें लाल हैं, बाल सफेद हैं और वो जोर जोर से हंस रही है। क्रिस्टल, गिफ्ट दे मुझे कुछ। मैं यहाँ कुछ गिफ्ट लेने आई हूँ। देना,
क्या हुआ? कुछ नहीं दे पा रही है तू? चल, मैं खुद ही गिफ्ट ले लेती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल क्रिस्टल का गला दबाती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे? छोड़ तो नहीं सकती मैं तुझे, मरना तो तुझे पड़ेगा ही, पर यहाँ नहीं। पहले तू मेरे साथ चल। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने हाथ में क्रिस्टल का गला पकड़ती है और वो दोनों गायब हो जाते हैं। अगले दिन क्रिस्टल के घर का दरवाजा खुला है और घर पर कोई नहीं है। आसपास के लोग ये देखकर परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्रिस्टल कहाँ चली गई। क्रिस्टल के पड़ोसी आपस में बात कर रहे हैं। अरे ये क्रिस्टल बिटिया, कल रात तक तो हमने उसे देखा था, ऐसा कहाँ चली गई? और घर का दरवाजा भी खुला है, फोन भी यही पड़ा है। हाँ भाई साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है हमें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। सबकी रजामंदी से पुलिस में कंप्लेंट करवा दी जाती है। दिन बीतता है और रात का वक्त आता है। इस बार तिनकर के घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। ऐसे नहीं खोलूंगा, पहले खिड़की से देखता हूँ कि ये है कौन। वो खिड़की खोलकर देखता है तो बाहर उसे पड़ोस का विजय खड़ा दिखाई देता है। दिनकर दरवाजा खोलकर देखता है, विजय अंदर आता है। विजय, तू इस टाइम? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मेरे साथ तो सब ठीक है, पर तेरे साथ अब कितना क्या ठीक रहेगा ये देखना होगा। दिनकर पलट कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पीछे विजय नहीं बल्कि एक चुड़ैल खड़ी होती है। मैं यहाँ अपना गिफ्ट लेने आई हूँ। तू है मेरा गिफ्ट, चल मेरे साथ। चुड़ैल दिनकर का गला पकड़ती है और एक बार फिर से वो दोनों गायब हो जाते हैं। अब तो गांव में हर रोज का सिलसिला हो गया था कि कोई ना कोई गायब होता जा रहा था। पहले क्रिस्टल, फिर दिनकर, फिर जोसेफ, विमला, और इसी तरह गांव के कई लोग गायब हो चुके हैं। और इसलिए कल क्रिसमस है, लेकिन फिर भी गांव में हर तरफ सन्नाटा फैल गया है। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा कि आखिर इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। पुलिस की जांच में भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा। मुझे तो लगता है ये किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी शैतान का काम है। और जब काम शैतान का है तो इसमें हमारी मदद पुलिस नहीं बल्कि कोई ऐसा ही कर सकता है जो शैतानों से निपटना जानता हो। कोई ऐसा जो शैतानों को काबू में कर सकता हो। बात तो मुझे भी आपकी सही लगती है, लेकिन ऐसा कौन इंसान हो सकता है जो हमारी मदद कर सके? वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी उन्हें वहां अपना एक बैग लिए बंटी आते हुए दिखता है। सुनीता काकी, मैं भी शहर से लौट कर आया और जाते ही जो सब मैं सुन रहा हूँ, क्या वो ठीक है? क्या सच में हमारे गांव में इस तरह से लोग गायब हो रहे हैं? जिनी और सुनीता उसे पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें लगता है कि ये किसी चुड़ैल, किसी शैतान का काम है। तो फिर तो हम सबकी मदद मोमबत्ती वाले बाबा ही कर सकते हैं, जिन्हें अपनी मोमबत्ती की रोशनी में सारी चुड़ैल, भूत दिखाई देते हैं और वो उन्हें जलाकर राख कर देते हैं। मैं अभी उन्हें फोन करके यहाँ आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। बंटी के बुलाने पर मोमबत्ती वाले बाबा वहां आ जाते हैं। क्रिसमस से एक रात पहले का वक्त है। पूरे गांव में अंधेरा कर दिया जाता है और बाबा अपनी मोमबत्ती की रोशनी में चुड़ैल को देखते हैं। चुड़ैल,
जानता हूँ कि तू यहीं कहीं है। सामने आ मेरे, सामने आ जल्दी, वरना तेरी खैर नहीं। बाबा के मंत्रों मोमबत्ती की ताकत से चुड़ैल सामने आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? क्यों बुलाया? क्या चाहता है तू? जानता नहीं तूने अपनी मौत को बुलाया है। मरेगी तब तू। ऐसा कहकर बाबा अपनी हथेलियों को कुछ मंत्र पढ़कर चुड़ैल के चारों ओर घुमाते हैं और चुड़ैल के इर्द गिर्द मोमबत्ती का एक घेरा बन जाता है और चुड़ैल झटपटाने लगती है। बाबा, ये तूने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया तूने ये। कहते हुए चुड़ैल जलकर मर जाती है और राख बन जाती है। उसकी राख बनते ही जिन लोगों को अपने साथ लेकर गई थी वो सब वापस आने लगते हैं। सब गांव वाले खुश हो जाते हैं और बंटी को धन्यवाद देते हैं और अगले दिन खूब धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं।